ये आपका संविधान का पार्ट 3 है ना। कल हम बताए थे, क्या क्या बता दिए हैं आपको। पहली बात तो संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बता चुके हैं कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, और संविधान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कल जो क्लास चला था उसमें बताए थे, कल क्या बताए थे, लिखित और अलिखित संविधान में अंतर। दूसरा बात बताए थे कि एकात्मक सरकार या संविधान, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। और तीसरी बात की चर्चा किए थे कि भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक है कि संघात्मक है कि अर्धसंघात्मक है। और इसमें हम चर्चा किए थे कि भारत के संविधान में कुछ एकात्मक के लक्षण हैं और कुछ संघात्मक के लक्षण हैं। एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे हम लोग, और उसमें कुछ विद्वानों का मत था कि ये भारत का संविधान क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत का संविधान क्या है, संघीय संविधान है। ठीक, आज हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक, एक है आता है संविधानवाद और संविधान, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। संविधानवाद, संविधानवाद और संविधान, ये चर्चा का विषय रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि संवैधानिक विकास ना, संवैधानिक विकास। विकास, ये संवैधानिक विकास जो है हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा होगा, आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। संवैधानिक विकास वो सारा एक ही जगह रहेगा। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये कॉमन हो जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक, तो आज हम लोग फ्रेम बना लेंगे कि कैसे पढ़ना है। क्लियर है? बढ़े आगे, तो आगे चर्चा करते हैं संविधानवाद और संविधान ना। और संविधान, चलिए अभी तक तो आप लोग को संविधान बता चुके हैं हम। संविधान क्या होता है जी? पहले तो ये सोचने वाला है संविधानवाद, अरे जैसे नहीं है तो व्यक्ति, अब व्यक्तित्व वो वाला समझ रहे हैं ना, भाववाचक है वो। तो एक कहता है कि मानव और मानवता, तो अगर मानवता नाम का चीजें नहीं है तो क्या है, मानवता क्या है? मानव तो समझ रहे हो, अब मानवता क्या है? उसी तरह संविधान है और संविधानवाद क्या है, मतलब माइनर अंतर है। ठीक, सोचिए, पहले एग्जाम्पल से समझिए। ठीक, देखिए, अगर मान लीजिए कोई देश ए है और कोई देश बी है ना, 2 देश है। यहां संविधान है, यहां क्या है, इस देश का अपना संविधान है ना, और इसमें भी इस देश का भी अपना संविधान है। मतलब संविधान एक किताब है, लिखित है। ठीक है, और संविधान है और उसके नीचे संवैधानिक सरकार भी है। धानिक सरकार है। एक देश ए है जिसका संविधान है और संवैधानिक सरकार है, और जो सरकार है संविधान के आधार पर शासन भी करती है। जो सरकार है इसके अंदर संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर शासन करती है वो सरकार। ठीक, दूसरा देश है, इसका भी अपना संवैधानिक सरकार है। संवैधानिक सरकार मतलब समझ रहे हैं, संविधान के अनुसार चुनकर आई हुई सरकार। ऐसा ही नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला नहीं। और ये जो सरकार संवैधानिक सरकार है
और ये भी सरकार जो है संविधान के अनुसार शासन करती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस देश ए में संविधानवाद है और देश बी में संविधानवाद नहीं है। अब वही बताना है, यही समझाना है, दोनों कॉमन है। अब संविधान जो है ना, इस संविधान में जो बातें लिखी हैं वो मूल्य क्या है, इसके संविधान में मूल्य है। मूल्य बोले तो वैल्यू है। देश ए के संविधान में मूल्य, वो मूल्य क्या क्या है वो चर्चा होगी, मगर ये मूल्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए में संविधानवाद है, संविधानवाद है, और इसमें वो मूल्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये मूल्य नहीं है, इसलिए इसमें संविधानवाद नहीं है। बात समझ रहे हैं? देखो, संविधान के अनुसार होना चाहिए तो होना क्या चाहिए कि किसी देश के संविधानवाद जो है ना, संविधान तो एक किताब है, ऐसे समझो। संविधान क्या है? एक किताब है जिसमें नियम कानून लिखा है। और संविधानवाद एक विचारधारा है, जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व। व्यक्ति तो है, टच कर सकते हैं, व्यक्तित्व को टच नहीं कर सकते हैं। वो एक विचारधारा है और तरह तरह पर बदलता रहता है। मान लीजिए मानवता, कल्चर के अनुसार उनका जो सोच है, उनका जो विचार है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग क्या है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बाहर में नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? वो ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वो अपने लाइफ जीते हैं, उसी तरह से उनका कल्चर है, तो उन लोग को बुरा नहीं लगेगा। मगर संविधानवाद क्या है? एक विचारधारा है। पहली बात दिमाग में बैठा कर रखिए। और संविधान भौतिक चीज़ है, उसके किताब में लिखा हुआ है, वो भी कानून है, मतलब है। तो किसी भी देश के संविधान होना चाहिए ना, किसी देश का संविधान होना चाहिए, और उसके अंदर संवैधानिक सरकार होनी चाहिए। संवैधानिक सरकार कहने का मतलब के अनुसार चुनी हुई, जो भी उसमें संविधान में लिखा हुआ है उसके चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार शासन कर रही है। फिर भी हम बोले हैं कि अगर मूल्य के आधार पर होना चाहिए, तो इसके अब मूल्य क्या है यही चर्चा करते हैं। ये मूल्य क्या है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि देश ए में संविधानवाद है। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप में ना एक लड़ने की क्षमता आ जाएगी, मतलब किसी से बात करने की, इस चीज़ को समझ रहे हो ना, तो बात करने की डरोगी नहीं, अपने अधिकार को समझ लोगे, और एक जवाब तलब करने की, जवान नारायण की नहीं कह रहे हैं, जवाब तलब करने की एक मेंटलिटी विकसित हो जाएगी। इतना तो समझ गए हो ना कि हम मूल्य के बारे में, मूल्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश बी में संविधानवाद नहीं है और देश ए में सब कुछ समान होते हैं। मूल्य है, वो वैल्यू है, वही इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर संविधानवाद है। तो देखो, हो सकता है कि संविधान है, पहला है लोकतंत्र। देखो, लोकतंत्र, अगर मान कर चलिए कि देश इसका अपना संविधान है मगर लोकतंत्र है ये नहीं है ना, तो संविधानवाद नहीं है। अब सोचना बात को, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, किसी भी देश में 100% नहीं हो सकती। आपको लगता है ना कि मतलब मोदी जी, मतलब डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है भारत में, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 100% डेमोक्रेसी हो। सोच कर देखो, डेमोक्रेसी मतलब क्या? जनता का शासन। मान लीजिए आपको चुन के चलिए, फिर वही दूसरा कोई डिसीजन लेंगे तो हर एक जनता से हम पूछने जाएंगे। छोटे देश में होता क्या है कि मान लीजिए वहाँ एक ये भी कल्पना है कि मान लीजिए 100 आदमी है किसी देश में, 1000 आदमी है, तो 1000 आदमी सरकार का अंग है, सरकार में है। वहाँ 100% हो सकता है,
मगर यहाँ हो सकता है क्या, तो जनता चुन के भेजा है ना, तो 100% डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। उसमें कितने % लोगों ने भाग लिया है ये बताओ चुनाव में? नहीं, चुनाव में वोट कितना % है, 50-40। तो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन का मतलब, अगर मूल रूप से देखा जाए तो जितने लोग हैं वो शासन में हैं, तो ये अप्रत्यक्ष है ना। मूल रूप से तो होना चाहिए कि अगर 1000 आदमी है तो 1000 आदमी मिलकर उस देश को चलाएं। 1000 आदमी है किसी देश में तो 1000 सरकार में हो और जो भी निर्णय हो वो 1000 आदमी से लिया जाए। अब यहाँ क्या है कि आप कर नहीं सकते, तो एक आदमी को चुन दिए, वही डिसीजन ले। 1000 वो जितना प्रतिनिधित्व कर रहा है एमपी, उस सारे आदमी का एक ही आदमी को मानकर चल रहे हो कि ये डिसीजन ले लेंगे वही सही होगा, मगर ये 100% तो है नहीं डेमोक्रेसी। और भी बहुत सारे निर्णय होते हैं जो विरोध में लेना पड़ता है। आप देखिए लोग विरोध करता नहीं है, डिसीजन हो जाता है। एनआरसी में हुआ, इसमें हुआ, तो हुआ कहाँ? अब कहेगा कि लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब 100% डेमोक्रेसी हो नहीं सकती, तो आप संविधानवाद, किसी देश का संविधान किस हद तक, किस % तक डेमोक्रेसी है, इस पर डिफाइन करता है। अगर दो देश को देखिएगा कौन अच्छा डेमोक्रेसी है, दो देश में डेमोक्रेसी है, मगर डेमोक्रेसी किस हद तक लागू है, %, तो जिसमें ज्यादा डेमोक्रेसी का % आएगा वो ज्यादा संविधानवाद है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो ये मूल्य हो। दूसरा मूल्य है विधि के अनुसार शासन हो। दूसरा क्या हो? विधि के अनुसार शासन हो। दूसरा मूल्य क्या होना चाहिए? अब देखिएगा चर्चा होता है विधि के अनुसार शासन, मतलब कोई गलत कानून ना बना दे, कानून बना दे और विधि के अनुसार ही सब लोग बढ़ते। इस तरह से अगर उस संविधान में इस तरह की भावना है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का % ज़्यादा है तो संविधानवाद ज़्यादा है। ये मूल्य है। विधि के अनुसार शासन हो। पाकिस्तान में देखिएगा बहुत विधि के अनुसार नहीं है। अभी इमरान खान को बेइज्जत करके पकड़ के ले गया है। बात समझ रहे हैं? कॉलर पकड़ के इस तरह से होता है। तो विधि के अनुसार शासन हो। अब तीसरा जो है मूल्य, उस संविधान में होना क्या चाहिए कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। लैंगिक समानता या लैंगिक न्याय, लैंगिक न्याय लिखते हैं। मतलब अगर किसी देश का संविधान है, अब देखिएगा उधर है ना, अभी चर्चा हुआ था अफगानिस्तान में कि महिलाओं को हम बुर्का पहनने देंगे, चाहे ये देंगे ना, और समाचार नहीं बोल सकती, ड्राइविंग नहीं कर सकती ना, इस तरह की बातें हैं सार्वजनिक स्थान पर। तो अगर किसी के संविधान में ठीक लैंगिक न्याय है, यानी कि स्त्री पुरुष को समान अधिकार है भारत में, इसीलिए आपको दिया जा रहा है। देखिएगा कुछ हद तक अभी हर जगह महिलाएं हैं, धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है ना, जो सेना में भी जा सकती हैं, फाइटर प्लेन भी चला सकती हैं। तो ये किसके तहत किया जा रहा है? लैंगिक न्याय के हक। हमारे संविधान में ये मूल्य है और जितना इस मूल्य को धारण करेंगे हम लोग, उतना संविधानवाद की ओर पहुंचेंगे, डेमोक्रेसी की ओर पहुंचेंगे। नहीं तो पहले तो अभी तो आ रहा है ना कि प्रथम महिला क्या है, पायलट, फाइटर प्लेन चलाने वाली कौन है, अभी आया है। हाँ, तो ये पहले से तो नहीं था। तो ये किसके तहत लाया गया है? सेना में भी जा सकती हैं, हर जगह जा सकती हैं। तो लैंगिक न्याय, और वही पाकिस्तान में नहीं है, महिलाओं को वस्तु समझ कर रखा है लोग। तो उनके संविधान में संविधानवाद नहीं है या कम है। सामाजिक न्याय होना चाहिए। अगर ये मूल्य है, चौथा क्या होना चाहिए? सामाजिक। ये आपके संविधान में है। अब महिलाएं लड़ सकती हैं कि लैंगिक न्याय कीजिए। अरे देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, क्यों केस कर दे रहा है लोग कि शनिदेव का मंदिर है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वो लैंगिक न्याय के तहत क्यों आप विभेद कीजिएगा? हमारे संविधान में लैंगिक न्याय की चर्चा है। आप कह रहे हैं कि एक पार्ट महिलाएं शनिदेव के मंदिर में नहीं जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? तो सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? बोलिए। सामाजिक न्याय मतलब समाज में सब
सबको बराबर हक हो, बराबर अवसर हो, नहीं कोई किसी जाति किसी विशेष खंड के वजह से अपने शिक्षा से या किसी पद प्रतिष्ठा पर जाने से वंचित ना रह जाए। आप देखिएगा पहले वोट देने का अधिकार आप जब पढ़ाएंगे तो होगा कि जो धनाढ़ लोग हैं वही वोट दे सकते थे। तो सामाजिक न्याय होना चाहिए, और किस हद तक सामाजिक न्याय है इस पर डिपेंड करता है कि आपका संविधान किस हद तक संविधानवाद है। इस पर सरकार कोशिश करती है कि परसेंटेज में जितना ज़्यादा हम फुलफिल कर सकें, हम लोग सभ्यता और मानवता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब ये भी होना चाहिए उस संविधान में कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब सारा का सारा पावर एक के व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तब जाके कह सकते हैं कि इसमें संविधानवाद है। बात समझ रहे हैं? ये सारी बातें समझ रहे हैं? स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य होनी चाहिए उस संविधान में। हम समझा यही रहे हैं कि संविधान में क्या क्या रखोगे जिससे बेटर होगा। तो स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य होना चाहिए। मानवीय मूल्य बहुत सारा हो जाएगा, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको देखिए फार्म भरने का, चाहे कहीं घूमने फिरने का, चाहे कोई भी व्यवसाय करने का, और मानवीय मूल्य होना चाहिए। आगे चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता एवं मानवीय मूल्य उस संविधान में है, और सरकार जिस हद तक लागू करती है कहा जाता है कि संविधानवाद ज़्यादा है। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, मतलब अगर आप न्याय के लिए जाना चाह रहे हैं तो निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव होता है, तो अभी भी भारत में निष्पक्ष है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई, फटकार लगाई, तो निष्पक्ष और स्वतंत्र है तभी ना। तो आपको न्याय मिलने में आसानी होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, इस तरह की भावना होनी चाहिए। अब ये भी होता है कि भारत में है कि तारीख पे तारीख सुनते हैं, तो अभी भारत प्रोग्रेस कर रहा है और कोर्ट बन जाएगा, मगर ये संविधान में है वो धीरे धीरे हो जाएगा कि आपको 1 से 2 महीना में न्याय मिल जाए। ये नहीं होना चाहिए। अभी है लोगों का ये है कि न्याय मिलने में देरी होता है। हाँ अभी है, मगर धीरे धीरे होगा। बात समझ रहे हैं? आपके बाल बच्चे में जब होंगे, आप दादा जब बनोगे तो हो जाएगा, मगर ये सरकार धीरे धीरे करेगी। बात समझ रहे हैं? संसाधन की कमी है अभी। स्वतंत्रता, निष्पक्ष क्या होना चाहिए, और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, समझ रहे हैं ना? मतलब उस पर किसी का दबाव नहीं। अब देखो, लोकतंत्र में तो है कि चुनाव होना चाहिए, तो निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए ना। पहले देखिएगा, पहले होता था बूथ लूट लिए लो, ये लूट लिए लो, एक ही आदमी जाकर वोट दे रहा है और चुनाव। तो पहले से की तुलना में, आज की तुलना में आप देखिए निष्पक्ष चुनाव हो रहा है कि नहीं। आप आजकल सुन रहे हो कि बूथ लूटा गया, ईवीएम लग गया है। अगर कहीं इसी से भी हो रहा है तो इतना मतलब उसमें विकास किया जा रहा है, इतना उसमें ध्यान दिया जा रहा है कि इस तरह का असामाजिक तत्व ना करे। तो ये क्या हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव की ओर हम लोग संविधानवाद की ओर बढ़ रहे हैं। निष्पक्ष क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। अब देखिए इस पे होगा कि आपको ना, कि आपको ये पता चल रहा है ना कि संविधान में क्या क्या है। इसीलिए बोले थे कि लड़ लोगे किसी से। आप जाओ जिला अधिकारी से बतियाओ कि निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करा रहे, हमारे संविधानवाद के खिलाफ है ये। आप किस हद तक ले जा रहे हो संविधान को संविधानवाद की ओर, वो समझ जाएगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा है। बात समझ रहे हैं? तो निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए। यदि लोकतंत्र है तो, लोकतंत्र है तब कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए या निर्वाचन होना चाहिए। अब मान लीजिए लोकतंत्र है, निर्वाचन है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, डरवा कर धमका कर, चाहे बूथ कब्जा करके बन लिए, वो संविधानवाद है जी। वो तो दिखावे के लिए है, संविधान है और कह रहे हैं कि लोकतंत्र है।
पाकिस्तान में वो सब दिखावे के लिए है, वहाँ शासन तो सेना चलाता है, मगर है लिखा नहीं है कहीं, बात समझ रहे हैं, मगर चलता वही है। ठीक। नौकरशाही जो होना चाहिए, नौकरशाही मतलब क्या? अरे एसपी डीएसपी डीएम, हाँ, नौकरशाही जो होना चाहिए तटस्थ होना चाहिए, नौकरशाही तटस्थ होना चाहिए। और भी है, नौकरशाही नौकरशाही तटस्थ का मतलब क्या समझ रहे हैं? हैं? तटस्थ मतलब कि उस पर राजनीतिक दबाव नहीं है। आप जब बन जाओगे ना अधिकारी, आप पर यही प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो वही आपकी विद्वता है। सही काम करना है और राजनीतिक दबाव के अंदर में करना है। अभी छपरा में एगो कोई वायरल हुआ था, अभी हम देख रहे थे, अरे कोई है मतलब विधायक दरोगा को डांट रहे, दरोगा माफ़ी मांग रहा है कि हम आपको पहचानते नहीं हैं, छपरे का बात है, डोरीगंज के सीधर का, हाँ, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रहा है। ठीक। तो नौकरशाही जो होना चाहिए इस तरह की नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। होगा सब में, ये सब होगा, मगर कितना परसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि संविधानवाद कहाँ है। उस नॉर्वे और वे साइड है ना, देखिएगा आगे बताएंगे, उधर 100% है, मतलब 99% है लोकतंत्र। वहाँ छोटा छोटा देश है, चोरी वोरी नहीं है, लॉकर वॉकर भी नहीं रखता है, लोग इनकम टैक्स भी देता है, हर तरह से भावना होनी चाहिए। और भी निकाला जा सकता है संविधान में, राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? भारत के मुकाबले तो है छोटा ना, वो इंग्लैंड के ऊपर जो है नॉर्वे ना है। ठीक। अब देखिएगा रिपोर्ट भी आता है कि कौन क्या है, ह्यूमन इंडेक्स में क्या है, उसमें ये बताता है। हाँ हाँ, तो हम ये बता रहे हैं, बात समझिए, हम ये बता रहे हैं कि संविधानवाद जो है इन मूल्यों को जो जितना धारण करेगा वो संविधान उतना संविधानवाद होगा। तो एक तरह से लिख सकते हैं मूल्य पालन, ये मूल्य आप समझ गए ना, मूल्य पालन मैथमेटिक्स की भाषा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संविधानवाद ना, यानी जो देश ये मूल्य जितना अधिक पालन करेगा संविधानवाद की ओर उतना नजदीक जाएगा। क्या मूल्य अपनी भाषा में समझ रहे हो ना, मैथमेटिक्स की भाषा में, जितना जितना मूल्य पालन होगा संविधानवाद उतना बढ़ेगा, जितना मूल्य कम होगा उतना संविधानवाद कम होगा। अब देखिए यहां बोले थे कि इस संविधान में देश ए में संविधानवाद है कि नहीं, अगर मूल्य धारण कर रहा है और बहुत हद तक पालन कर रहा है तो इसमें संविधानवाद है, संविधान है मगर संविधानवाद है ये ना है, मानव है मानवता है ये नहीं है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हुआ? अब संविधान और संविधानवाद एक आता है, यहां से भी समझ लीजिए। एक लोग बोलता है कि नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता नहीं है। आप समाचार ध्यान से सुनिएगा तो उसमें बोलता है लोग कि संवैधानिक नैतिकता है ये नहीं है। क्या वर्ड आता है? संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता वर्ड सुना हुआ है आप लोग को? है संवैधानिक नैतिकता जो वर्ड सुना हुआ है। नैतिकता पहले बताओ आप, मोरलिटी चाहे मोरल, किसको बोलिएगा मोरलिटी? अरे हम नैतिक आदमी हैं, ठीक, किसको बोलिएगा? व्हाट इज मोरालिटी? सोच कर देखो, नहीं सोच पाओगे, बुझा रहा है मगर बोल नहीं पाओगे। हैं? क्या होना चाहिए? नैतिकता। यहां लगाए हैं संवैधानिक नैतिकता,
संवैधानिक नैतिकता है, हम सिर्फ अभी नैतिकता पूछ रहे हैं। आप डिसाइड करोगे? नहीं, देखिए हम बता रहे हैं, एक आप कंफ्यूज करोगे तो नैतिकता समझ नहीं पाओगे, ठीक? और कोई जल्दी समझा भी नहीं पाएगा। पूछ कर देखना कि नैतिकता होता क्या है, इतना ना बोलेगा ना कि कंफ्यूज कर जाओगे कि चलो इससे अच्छा है कि नहीं है जाने, मतलब गोल मोल हो जाएगा, सटीक निकलेगा नहीं। अभी हम जो बोल रहे हैं वो हर जगह लगाइएगा, हर जगह फिट बैठेगा। आप मनुष्य हो, नैतिकता समझिए, आप मनुष्य हो तो मनुष्य होने के नाते आपको कुछ अधिकार है और कुछ कर्तव्य है ना? कुछ अधिकार है और कुछ कर्तव्य है। तो अधिकारों पर कम फोकस करना और कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान देना, डिमांडिंग लेस डू मोर, जो आपका कर्म है, इज कॉल्ड मोरालिटी। फिट कर लो, है? मतलब आपके जो अधिकार हैं उसको कम चाहत से करना और जो कर्तव्य है उसको देखना, ज़्यादा ही करना, वो मोरालिटी है। अब समझिए, स्टूडेंट हो, ठीक? आपका क्या कर्तव्य है, इस पर ज़्यादा फोकस करो। आप कुछ डिमांड है घर पे, कुछ कि हम पढ़ रहे हैं तो ये दीजिए वो दीजिए, कपड़ा उपड़ा एकदम फैशन, इस पर कम दो, आप नैतिक हो। अगर आप पिताजी हो जाते हो तो पिताजी के नाते क्या कर्तव्य है? अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षा देना, हर तरह से टेक केयर करना ना, वो नैतिकता है। उसके अंदर कुछ डिमांड भी है कि आपका बेटा है तो आपके अनुसार करना चाहिए, नहीं करोगे तो पिटोगे, इस पर कम ध्यान दो। अभी हमको सोचो, हम टीचर हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और हमारा अधिकार है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर बताओ कि हम अपना अधिकार पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कर्तव्य पर? सोच कर देखो। और भी अधिकार है कि यहाँ फी दीजिए, फी को हमारे मुंह से सुने हो कभी? जनरली ज़्यादा फोकस है आप पढ़ाने पर, देख लो वो हर जगह फिट बैठेगा। यानी कि नैतिकता जो है ना, कि आपके अनुसार जो आपका अधिकार है उस पर कम ध्यान देना, ठीक? आप कर्तव्यों पर ज़्यादा फोकस करना, आप नैतिक हो हर एक मामले में, जिस क्षेत्र में हो। बात समझ रहे हैं? वही उल्टा कर दो तो नैतिक नहीं हो। ज़्यादा अधिकार में हम रोज फीसे का कहें, रोज फीस का कहें, और नहीं तो एकदम उसी आते पहले वही पर रहें, आपके भी मन में हो जाएगा स्वर खराब आदमी है बिना मतलब ना, नैतिक नहीं है। कुछ भी आ सकता है दिमाग में, चाहे जो भी अधिकार है। क्लियर हो गया? अब संवैधानिक नैतिकता समझिए। संवैधानिक नैतिकता का मतलब कि इन मूल्यों को सरकार जिस हद तक जितना धारण करती है वो उतना संवैधानिक नैतिकता है, नैतिक है। जितना ज्यादा सरकार इन मूल्यों को धारण करती है वो सरकार संवैधानिक नैतिक है। 100% लोकतंत्र कहता है कि देखिए, पहले जब सरकार था तो चुनाव में हेराफेरी हो जाता था ना, बूथ लुटा जाता था। अब तो सरकार ने बढ़ा है, तो नैतिक सरकार है, संवैधानिक नैतिक सरकार आ रही है, तो आपको चुनना है कौन ईमानदार है, सक्षम है, घोटाला वोटाला नहीं आए। बात समझ रहे हैं? तो संवैधानिक नैतिकता समझ गए, नैतिकता भी समझ गए। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ें, मिटा दें। दूसरा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज उसका फ्रेम बना लेते हैं, ठीक? कि भारत में संवैधानिक विकास मिटा दें। अब आप किसी से ये जो मूल्य है ना, ये आगे भी आएगा। सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो लड़ जाइए, क्योंकि पढ़े लिखे होते हो यही ना है। नहीं तो पढ़ लिख कर चुप हो का मतलब है आपके सामने अन्याय हो रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। नहीं, लोग करता है, अभी नहीं समझ रहे हो आप। थोड़ा सा ये होगा ना, पढ़े लिखे से नहीं लगता है लोग, क्योंकि वो अपना अधिकार जानता है, संविधान की बातें जानता है, अधिकार कर्तव्य दोनों जानता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, अब देखिए, भारत में संवैधानिक विकास ना, भारत में
अब संवैधानिक बात समझ गए हो ना। तो ये लोकतंत्र की भावना, ये सामाजिक न्याय की भावना, पहले तो था कि जातिवाद में बटा हुआ था, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, सेना में क्षत्रिय ही रहेंगे, इस तरह की भावना थी लोगों में। नहीं तो वो क्यों क्लाइव जीत जाता। बात समझ रहे हैं। जो पलासी का युद्ध हुआ उसमें नहीं भाग लिए थे, शूद्र हो वैसे वो भाग नहीं लिए थे, केवल क्षत्रिय वो खड़ा होकर देख रहे थे, क्योंकि उस तरह की भावना ही नहीं थी। दिमाग में बैठा हुआ है कि लड़ने का काम क्षत्रिय है, पिटाई लो। अगर जब लड़ाई पलासी का हो रहा था, एक एक ढेला मारता ना, जितने आदमी खड़ा होकर देख रहे थे, तो अंग्रेज सब ढेला से मर जाता। ढेला समझ रहे हो ना, जितना लोग खड़ा होकर देख रहा था युद्ध, क्योंकि उनमें वो भावना थी नहीं विकास की। अभी तो सारे लोग सेना में जा सकते हैं ना। तो इस तरह के संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कब कब हुआ, यही सब पढ़ना है। ठीक। भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास। अब इसके अंतर्गत हम दो बात पढ़ेंगे। भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम दो बातें पढ़ेंगे, दो बातों पर फोकस करेंगे। पहला बात ये पर ये फोकस करेंगे हम लोग कि भारत में संवैधानिक मूल्यों का विकास। भारत में अभी जो मूल्य बताए हैं, पहले तो मूल्य था नहीं, तो संवैधानिक मूल्यों का विकास। आप सुने होंगे कि पहले भारत में ये बहुत सारे राज्य थे, 500 कितना थे, सब आपका अपना अलग अलग था। आज भारत एक राष्ट्र है, लोकतंत्र की भावना है। आप भी चाह रहे हो कि हम भी राजा बन जाए। एक चाय वाला क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। तो आप भी बन सकते हो। पहले क्या था, आज से जन्म लिए होते आप 100 साल पहले, तो जो राजा है भले अयोग्य है, उसका बेटा पागल है, वो यही बना देता है। लोग अंधे को लोग बना दिया है महाभारत में। बात समझ रहे हो। तो आप में तो ये है ना, आप लड़ जाओगे तुरंत कि ना हमको भी अधिकार है। अब पहले अगर 100 साल पहले जन्म लिए होते ना, कह भी नहीं पाते, चू भी नहीं कर पाते। आप भाग को कोसते कि हम स्कूल में हैं तो उसी वही हमारा काम है। आपके पास तो आप खुला आसमान है। सोच कर देखो कि अगर पैदा होते 100 साल पहले, आप में लाख योग्यता होती, लाख क्षमता होती, बन जाते का। डेमोक्रेटिक सेटअप में पैदा हुए हो, सौभाग्य करो भगवान का। पहले जो था ना, रामायण महाभारत गीता टच भी नहीं कर पाते थे शूद्र। आप भाग मनाओ कि इस युग में पैदा हुए हो, वो सारा ज्ञान है, पढ़ो लिखो समझो। नहीं तो लाख योग्य होते हुए भी और सक्षम होते हुए भी आपको अवसर नहीं मिल पाता। सोच रहे हो कितना बड़ा अवसर में आप पैदा हुए हो, उसको आप वेस्ट कर रहे हो। समझो। तो संवैधानिक मूल्यों का विकास पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये मूल्य जो आए वो कब कब आए, कैसे आए ना। दूसरा बात करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का विकास। संवैधानिक संस्थाओं का विकास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं के विकास। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब क्या हुआ कि जैसे कार्यपालिका कैसे आई, जैसे अभी का मोदी जी कार्यपालिका है, उनका अपना कैबिनेट है ना, उनका अपना संसद में जो बिल पास करते हैं वो है ना, मंत्रिमंडल है। तो कार्यपालिका, विधायिका जो कानून बनाते हैं, न्यायपालिका, इन सब का भारत में कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलप्ड हुआ, आज की स्थिति में कैसे आ गया और कब कब आया, इन सब बातों का हम लोग चर्चा करेंगे ना। अब कोई भी अधिनियम पढ़ते हुए, इसमें बहुत सारा अधिनियम आएगा, कोई भी अधिनियम पढ़ते हुए 3 बातों पे बैकग्राउंड में ध्यान देना, रटना नहीं तो रटते रह जाओगे, इतना ना अधिनियम है। तो अधिनियम पढ़ते वक्त ध्यान देना। हम लोग तो संवैधानिक विकास के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, और संवैधानिक संस्थाओं का विकास, ये 2 बात पढ़ेंगे। अब अधिनियम पढ़ते हुए, अधिनियम पढ़ते हुए ये बात ध्यान रखना है, तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अधिनियम पढ़ते हुए किन बातों का ध्यान रखोगे, बात समझ रहे हो। कोई भी अधिनियम आएगा ना,
तो उसके पीछे 3 बात सोचोगे बैकग्राउंड में। अधिनियम में बातें क्या है, वो रटते रह जाओगे, वो पढ़ाई है 2020, बात समझ रहे हो। और बिना मतलब का है वो रटते रह जाओगे, इधर से रटोगे इधर भुलाओगे, ठीक। तो अधिनियम, कोई भी अधिनियम जब पढ़ोगे तो उसके पीछे क्या बातें, 3 बातें सोचोगे। पहला सोचोगे कि वो अधिनियम आने के पीछे का कारण क्या है। अधिनियम आने के पीछे का कारण क्या है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या प्रावधान है वो तो बात का बात है, मगर आया ही क्यों, कारण क्या था बताओ, सोचे हो। 1773 था ना, रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे का कारण क्या है, देखो हुआ क्या है, आगे हम बताएंगे, सब कहानी की तरह सुनना है। 1765 में क्या हुआ, 64 में पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 65 में, 64 में, आप 65 में इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, उड़ीसा, बंगाल का दीवानी मिल गया। दीवानी बोले तो टैक्स। ये 5 से 7 साल, 65 से लेके 72 तक 7 साल, ये आप जो वहाँ बैठे हो बिहार, उड़ीसा, उस समय बंगाल, इतना लूट हुआ ना, इतना लूट हुआ ना, मतलब वो काल में जो पैदा होंगे ना, गजब का लूट था। भूखमरी इसी तरह, जिसको अंग्रेज जैसे मन करता था वैसे लूटता था वो। मतलब देखो हमारा रोआ खड़ा हो गया कल्पना करके, उस काल में अगर जो होंगे, ठीक है। भूखमरी था और कंपनी खूब लूटती थी। आपके पास पैसा है, इस तरह से लूट लिया जाए ज़बरदस्ती, अन्न हुआ नहीं उसको उतना टैक्स दे दीजिए, भूखे रहना पड़े। कल्पना करके देखो, इस सब कुछ हुआ, उसके बावजूद कंपनी घाटा में चल गई। बात समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी के अधिकारी थे और कंपनी के कर्मचारी, ये अपना अलग बिजनेस करने लगे, खूब अपना व्यक्तिगत रूप से कमाने लगे और भर भर का धन लेने जाने लगे, क्योंकि वहाँ मोनेटाइज था नहीं। फिर भी कंपनी घाटा में चली गई। तो अब घाटा में चली गई ना, तो ये कंपनी तो ब्रिटेन की थी, तो ब्रिटेन की ये कंपनी जो थी ना, वो वहाँ लोन फाइल की कि हमको लोन दे दीजिए, ठीक। लोन फाइल की तो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी लंदन में की, ब्रिटेन में लोन फाइल की, क्योंकि घाटा में चली गई। तो वहाँ का संसद कहा कि लोन तो हम देंगे, मगर हम आपको रेगुलेट भी करेंगे, मतलब तरह तरह से देखेंगे कि क्यों घाटा में गई और कहाँ से चूक हुआ। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल था, मद्रास था ना, हाँ, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास था। और उसके बाद वो उसको वहाँ की सरकार को, वहाँ की गवर्नमेंट को ये हस्तक्षेप मिल गया कि ये कंपनी में हम मामले में हस्तक्षेप करेंगे। तो ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी के मामले में 1773 में ही इंटरफेयर किया, क्योंकि वहाँ वो लोन फाइल की कंपनी घाटा में गई थी। तो उसी के अंतर्गत जो प्रावधान आया कि तीनों को मिलाकर एक कर दिया, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो कारण समझ गए कि नहीं? तो पहले कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो बैकग्राउंड में कारण रखोगे, वो एग्जाम में पूछेगा नहीं, मगर याद करने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से, मजा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा बात ये सोचना कि अगर वो एक्ट आया है तो उसमें प्रावधान क्या था, मतलब क्या नियम आया, क्या सोचोगे? प्रावधान क्या था उस एक्ट में, क्या था प्रावधान का मतलब? क्या कोई संस्था जन्म ले रही है, क्या कोई संस्था खत्म हो रही है, संवैधानिक मूल्य कौन से आ रहे हैं, संवैधानिक मूल्य कौन से हट रहे हैं, ये सब बातें सोचना है ना। कि उसमें आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया ना। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट में पहला क्या था कि तीनों को एक कर दिया गया, तीनों को एक किया गया ना जी। तो तीनों को जब एक किया गया, इसका मतलब यह भावना क्या आ रही है कि केंद्रीकरण की भावना आ रही है। 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो ये बात सोचोगे कि क्या प्रावधान थे। और तीसरा बात ये सोचोगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, मतलब क्या इसका सकारात्मक परिणाम हुआ, क्या नकारात्मक परिणाम हुआ, ठीक। अगर ये 3 बातें कोई भी एक्ट पढ़ते हुए सोच ले रहे हो आप, तो याद कीजिए, बात मानिए, आपको एक्ट याद करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद निकाल लोगे, ये यूज टू हो जाओगे, लगोगे कि हम उसी कालखंड में जिए हैं और हम देखे हैं
अभी जैसे मोदी जी हैं, ठीक, अभी जो घटनाएं हो रही हैं सरकार के, आज से 20 साल बाद आप चूंकि हो यहाँ पे, तो आपको पता होगा, क्योंकि यूज टू हो, जिए हो उस घटना को। ट्रिपल तलाक है, चाहे राम मंदिर का है ना, नोटबंदी वाला है, इस घटना को जिए हो। 20 साल बाद यही इतिहास हो जाएगा जो लड़का लिख कर रटेगा। मगर आप तो चूंकि जिए हो ना, तो ठीक उस तरह से जब पढ़ोगे ना, तो आज से 1773 में चले जाओगे और जियोगे। मान कर चलो कि यही समय है, उस घटना में चले गए हैं और यू आर लाइव। इस तरह से सोचना है, समझ रहे हैं। अब अभी है ना, आगे इसको फ्रेम बना देते हैं। ये 3 बात सोचना है, ठीक। अब संवैधानिक विकास में हम लोग को पढ़ना कैसे कैसे है वो देखते हैं। एक फ्रेम बना लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। मिटा दें, देखो ये अभी जो बना रहे हैं ना, ये बार बार देखना, हर बार देखना और बार बार देखना, ठीक, एकदम याद हो जाएगा। लिखो, संवैधानिक विकास। देखो, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला कंपनी का और ब्रिटिश क्राउन का। कंपनी का और ब्रिटिश क्राउन का संवैधानिक विकास को 2 चरणों में हमने बांट दिया। पहला कंपनी का, कंपनी बता रहे हैं, अभी समझ में आएगा। एक है ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटेन के राजा को, ठीक। ये क्राउन ना, अरे भावनाओं को समझिए, क्राउन, ठीक, ब्रिटिश क्राउन का ना, 2 भागों में। अब देखो कंपनी जो आई, ठीक, ये कंपनी जो आई है, ये कंपनी का 2 समय है, ठीक। एक तो व्यापार का, जब सिर्फ कंपनी व्यापार की है, क्या की है, व्यापार की है, ये कंपनी। और व्यापार प्लस शासन की है, क्या की है, व्यापार प्लस शासन कहिए या राजनीति कहिए, कंपनी का शासन, व्यापार प्लस शासन या राजनीतिक कार्य, ये काम की है कंपनी, ठीक। अब देखो कंपनी आई 1600 से लेके 1765 तक, 65 तक जो है ये कंपनी सिर्फ व्यापार की है। देखो ठीक से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि 1600 से लेके 1765 तक क्या की है, व्यापार की है, ठीक। इसमें कंपनी क्या क्या की है व्यापार के तहत, 1757 में क्या कर दी है, पलासी कर दी ना, और 1764 में क्या कर दी, बक्सर की कंपनी लड़ी है ना, और 1765 में क्या की, इलाहाबाद की संधि ना, इलाहाबाद की संधि किया ना, कंपनी ये की है। इसमें 2 गो एक्ट आया है इस कालखंड में, बक्सर है, बक्सर का युद्ध ना, ये कंपनी की 65 में इलाहाबाद की संधि हुआ जिसके तहत मिल गया। अब इसमें 2 एक्ट आएगा जो आपको पढ़ना है। एक तो चार्टर एक्ट 1600 जो कंपनी का मिला था व्यापार करने का एक अधिकार ना, तो इसमें पढ़ना है चार्टर एक्ट 1600 जो कंपनी का एक अधिकार मिला ना, और एक आया चार्टर एक्ट 1726, ये 2 इसमें पढ़ना है। 1726 आप लोग को ये पता ना होगा उसमें हुआ क्या है, हैं? अभी आएगा ना, 65 तक तो यहां लिख दिए हैं ना, ये व्यापार का समय है ना, ठीक। अब कंपनी का शासन जो किया, व्यापार प्लस शासन,
कंपनी शासन ही कर रही है, मगर ब्रिटेन के माध्यम से कर रही है। मतलब शासन, एक्चुअल में शासन तो ब्रिटेन कर रहा है मगर कंपनी के माध्यम से कर रहा है। कंपनी आई है, उसी को कह रहा है कि शासन कीजिए, तो व्यापार भी कर रही है कंपनी और साथ में अपना शासन भी कर रही है। ये काम की है 1765 से लेके आपको 1858 तक, जब तक क्रांति नहीं हुआ। 1757 में क्रांति हो गया, उसके बाद आप पढ़े होंगे कि डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चला गया। बात समझ रहे हो? यहां तक इस कालखंड में रेगुलेटिंग एक्ट आया और ये 20-20 साल के बाद आता रहा। ये सारा पढ़ना है आपको। एक तो 1773 का, ये इसके बाद 20 साल रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद 73-20 कितना हो जाएगा? अब रुकिए 1773 में आया तो 1773 के 20 जोड़िए, 1793 रेगुलेटिंग एक्ट 1793, उसमें 20 जोड़िए 1813 रेगुलेटिंग एक्ट 1813, उसके बाद पढ़िए जोड़िए 1833, उसके बाद 53 भी था ना, 1853। ये सब रेगुलेटिंग एक्ट का नाम हम बोल रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1753, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1853, 1813, 33, 53। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट किया ना, उसी में एक प्रावधान था कि हम 20 साल बाद आपको फिर रेगुलेट करेंगे। बात समझ रहे हो? अब इस बीच कुछ विवाद आया तो 3-4 गो एक्ट आया, वही पढ़ना है इस कालखंड में। 1781, 1784, 1786, 1700 कितना 81 में आया था। 1781, 84, 86, 81, 1784 और 1786। अरे पिट्स इंडिया एक्ट इसी को बोलते हैं, 84 वाले को। हाँ, यही इसी बीच में आया, मगर ये 20 साल बाद नहीं आया, इसी के पूरक में आया, इसी को कंप्लीट करने के लिए आया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट किया तो 1753 में 73 में किया, इसके बाद इसमें कुछ कमियां हुई तो ये आया, फिर 20 साल बाद ये आया, फिर 20 साल बाद ये आया, फिर 20 साल बाद ये, इसके बाद नहीं आया, और उसके बाद क्रांति हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये सब पढ़ना है, यानी कि हम ये पढ़ाएंगे, ये आपको चार्टर एक्ट, ये फिर ये सब, ठीक, ये सब एक्ट है। मतलब एक्ट कहने का मतलब कि ब्रिटेन का कानून है जो कंपनी को रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेटिव मतलब नियमित करना। अब जब ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा, जब 1858 से कहां तक, 1858 से 1947 तक ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या आया एक्ट, कौन कौन से एक्ट आया? तो पहला ही एक्ट है इसमें 1858 का एक्ट, हाँ 58 का एक्ट। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1861, वीडियो में दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1861, तीसरा दिख रहा है कि नहीं? हाँ। उसके बाद है 1873 का एक्ट, उसके बाद 1876 का एक्ट, 1873, 1876 ना, ये सब एक्ट है, इस सबको पढ़ना है। उसके बाद आ गया भारत सरकार अधिनियम 1892, 1892। इसके बाद 3 गो है जो इंपॉर्टेंट है। कौन? 1909, 1919, 1935। 1909, 1919 और क्या है 1935 एक्ट और 1947। ये सारा पढ़ना है। इसमें कैसे कैसे विकास हुआ। भारत सरकार अधिनियम
1919 लिख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1947। ये सारा एक्ट पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि ये सारा बात एक वीडियो में हो जाए, ठीक? अरे हम हैं ना, ठीक? समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत किसी को? अब एक बार रिकैप करते हैं। संवैधानिक विकास में हम लोग इसको देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना है ये इतिहास में, कि कंपनी ने किया शासन, कंपनी ने पूरा संवैधानिक विकास, जैसे संवैधानिक विकास जो आज की स्थिति है, जैसे आज की स्थिति है, राज्य सरकार है, राज्यपाल है, आपका विधानसभा है, विधान परिषद है, स्वतंत्र राज्य को स्वायत्ता है, बात समझ रहे हैं? केंद्र में एक सरकार है ना, उसका अपना मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री हैं, विधायिका है। इस तरह का विकास कैसे हुआ, इस पर चर्चा करना है, ठीक? तो ये कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ, तो उसके लिए हम संवैधानिक विकास को 2 चरणों में बांट दिए हैं, एक कंपनी का, एक ब्रिटेन क्राउन का। तो कंपनी का एक समय था जब व्यापार की है, और एक व्यापार प्लस शासन की है। व्यापार की है 16 से लेकर 1765 तक। इसमें कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का लड़ा, इलाहाबाद की संधि हुई। इसके दौरान चार्टर एक्ट 16 से आया, जिसके तहत कंपनी को एक अधिकार प्राप्त हुआ था। बात समझ रहे हैं? एक अधिकार प्राप्त हुआ था। एक चार्टर एक्ट 17 से 26 आया। उसके बाद ये कंपनी ने लोन फाइल किया, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 5 गो रेगुलेटिंग आया है 20-20 साल के बाद ना। पहला आया 1773 में, दूसरा आया 1793 में, 1813 में, और 1833 में, 1853 में। ये 20-20 साल जोड़ते जाओगे। इसको पूरा करने के ये 3 गो बीच में और रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ना। अब 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा, जिसमें 1858 का एक्ट आया। भारत सरकार अधिनियम 1861 आया, 1873 आया, 1876 आया, 1892 आया। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, 1909 आया, 1919, 1935, 1947। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लियर?